हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। और वो केमिकल रिएक्शन में कैसे कंजर्व रहता है मास, उसको हमने देखा था। जिसे बताया था एंटोनी लेवाइजर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। और दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो उसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, उसी का हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे सम आयनिक कंपाउंड है यहाँ पर, और यहाँ पर उनका रेशियो बाय ऑफ मास का निकाला जाएगा। अच्छा, आयनिक क्यों है? आयनिक का मतलब एक पॉजिटिव यानी एक मेटल और एक नॉन मेटल जुड़ा हुआ है। देखिए कैल्शियम मेटल, नॉन मेटल, ये सोडियम मेटल, नॉन मेटल, मैग्नीशियम मेटल और ये सल्फर नॉन मेटल। तो हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एक कंपाउंड अभी तो हम सीखना है रेशियो ऑफ मास, तो निकालते हैं। इसका रहता है कैसे, कितना रहता है? इसका 20 और ये 40 होता है, ये होता है आपका 8 और 16। तो हमको मास का रेशियो लेना है, तो 40/16 का क्या हो जाएगा? 8 से कट करते हैं, 5/2, ठीक है, या ये कहते हैं 5:2। अच्छा, इसका NaCl का क्या 11 और ये 23 होता है एटॉमिक मास, ये होता है 17 और ये होता है 35.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 23/35 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये देखेंगे MgS मैग्नीशियम सल्फाइड कितना हो जाएगा? ये 12 होता है, ये 24 होता है, ये कितना होता है? सल्फर का 32 होता है, ठीक है, ये 16 होता है। तो अगर हम इसका करेंगे तो 24/32 कितना आ जाएगा कटने के बाद? 3/4, 8 3 24, 8 4 32, यानी इसका रेशियो 3/3 आ जाएगा। देखिए ये सब बताने का क्या रीजन है? 23:35.5 ये 5 है। देखिए ये क्या है? ये कंपाउंड है, ये किस रेशियो में है? बाई मास ये है 5:2। क्यों? इनका मास 40, इनका मास 16, 40/16 करने के बाद ये इतना आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से सब में ये रेशियो बाई मास हो जाएगा। इसके बाद हम अगली टॉपिक एटॉमिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिसिटी अभी हम इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं। आगे का टॉपिक है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को हिंदी में कहते हैं परमाणुकता। जैसे कोई एलिमेंट जो है या कोई मेटल या नॉन मेटल, कोई भी एलिमेंट में तो सब आ जाएंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट, जितने भी ये सब एलिमेंट हैं आप देख रहे होंगे। जो 118 एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, सब एलिमेंट ही हैं। तो एलिमेंट सब हैं, वो भले से बढ़ गए हैं बाद में मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट में, सॉलिड लिक्विड गैस में, वो अलग चीज़ है। तो ये समझना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि एटॉमिसिटी क्या है। देखिए एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम है, मॉलिक्यूल में कितने एटम है, वही होगी उसकी एटॉमिसिटी। चलिए हम एग्जांपल देखिए। हीलियम है, हीलियम हमेशा मोनो एटॉमिक रहता है। मोनो एटॉमिक का मतलब एक एटम, अकेला एटम रहेगा, He2 नहीं बनाता है, हमेशा He अकेले होगा, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजन जो होता है डाई एटॉमिक होता है, वो अकेले एटम के फॉर्म में नहीं होता है, वो किस फॉर्म में होता है? O2 के फॉर्म में होता है। यानी कि ये मॉलिक्यूल जो होता है, जो मॉलिक्यूल इसका होगा O2 होगा, और इसमें कितने एटम होंगे? 2 एटम होंगे, इसलिए इसका नाम डाई एटॉमिक हो गया, ठीक है। और अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से डबल बॉन्ड से ये जुड़ा भी रहता है। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। देखेंगे इसमें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और
इस वाले में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में। कैसे, जरा इधर देखते हैं, के एल एम और एन में देखते हैं, ये शेल है, ठीक है, ये शेल है या ऑर्बिट भी इसे कहते हैं। तो 2, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो इसको अगर हम देखेंगे लास्ट सेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये अगर गेन कर लेगा, ठीक है, ये तो इसका ऑक्टेट फुल हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए, एक इससे बॉन्ड बन जाएगा, एक इससे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे और इनके ऑक्टेट फुल हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका तो खैर होता है, वो बात अलग है। और N2 N के फॉर्म में नहीं होगा, N + N बराबर N2, तो ये इसके मॉलिक्यूल N2 है, इसके मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है, इसलिए इसका नाम हो गया डायएटॉमिक। क्लोरीन भी इसी तरीके से डायएटॉमिक। फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक का मतलब 4 एटम होंगे इनके मॉलिक्यूल में। देखिए हम बना रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगर P4 मॉलिक्यूल है फास्फोरस का, ये भी नॉन मेटल है, तो हम इसका अगर बनाएंगे तो देखिए फास्फोरस का, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर, हालांकि यहाँ स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी, ये P4 है, तो देखिए मोनो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए 4 ये टेट्रा, इसीलिए इसे कहते हैं टेट्रा एटॉमिक। 1 2 3 4 एटम है, और P4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, किसका, फास्फोरस का। अच्छा, सल्फर का S8 का कैसे होगा, हम ये तो आपने देख लिया होगा, यहीं पर बना दे रहे हैं। सल्फर S8 क्या है, सल्फर का मॉलिक्यूल है। तो इसमें देखिए S8 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। सल्फर मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से इसे 8 है तो पॉली एटॉमिक कहते हैं। हालांकि ऑक्टा एटॉमिक है, 8 एटम है, लेकिन पॉली का मतलब बहुत एटम है, तो इसलिए इसको गिना नहीं किया, बहुत एटम तो है ही, 8 एटम है सल्फर के मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इस तरीके से एटॉमिसिटी हो गई है, इसे आप नोट करेंगे। फिर अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है, हमें एक टॉपिक है कि आखिर में एटम जो होते हैं कितने साइज में, उनका साइज कितना होता है, ठीक है, और आयन क्या होता है, ये अभी पढ़ेंगे। और देखिए एक चीज देखिए, इसमें हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक होता है, ठीक है, हाइड्रोजन डायएटॉमिक होता है, H अकेले नहीं होता है, डायएटॉमिक होता है, ठीक है, इसे नोट करिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एटॉमिसिटी हो गई, अब हम पढ़ेंगे कुछ, इसे मिटा दे रहे हैं। आगे हमें पढ़ना है कि एटम का साइज क्या होता होगा, ठीक है, एटॉमिक साइज यानी परमाणु का आकार, हिंदी में कहेंगे परमाणु का आकार। देखिए एक बार समझिए, जो एटम का साइज होगा, जाहिर सी बात है, पहले तो आप जानते हैं कि ये छोटा होगा, इसे नैनोमीटर में नापते हैं, ज्यादातर नैनोमीटर, ठीक है, nm का मतलब नैनोमीटर, और 1 मीटर में होता है 10⁻⁹, 1 नहीं था, वो 1 मीटर में होता है 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है ना। ये इस तरीके से देखेंगे, 1 मीटर में, क्योंकि 1 मीटर बहुत बड़ा है, 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक साइज ले लें तो कोई एटम को लेना पड़ेगा ना, किस एटम का ले लें, चलिए हाइड्रोजन का लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन एटम का साइज कितना होगा, साइज, ठीक है ना, 10⁻⁻10 मीटर, समझ रहे हैं, 10⁻⁻10 मीटर अगर मीटर में लेंगे तो, यानी ये बहुत छोटा है। अगर हम
आंट का यानी चींटी का ले लें तो ये भी बहुत छोटी है, तो 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। ये दिया गया डेटा, ये अपने से नहीं लिख दिए हैं। अगर एप्पल का साइज होगा 10⁻⁻1 मीटर। अच्छा, अब बहुत लोग हैं इसे नहीं समझ पाएंगे कि सर ये क्या है। जहां पावर माइनस में आई साइज समझो छोटा है बहुत, जैसे इसको लेके समझते हैं। 10⁻⁻1 मीटर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/10, इसका मतलब हुआ 1/10, और दशमलव करेंगे तो 0.1 हो जाएगा मीटर, जो कि बहुत छोटा है। 0.1 मीटर है, ठीक है ना। 1 में 10 से भाग देने पर 0.1 आया है। तो ये एक 10 में से एक हिस्सा, अगर 10 भाग को बना दिया जाए, उसमें से एक हिस्सा लिया जाए तो उसे कहेंगे 1/10, 1/10। और ये बहुत छोटा है, समझ रहे हैं। और ये देखिए आंट का साइज कितना है, चींटी का 10⁻³ मीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 1/, ये देखिए 1000, या लिख सकते हैं 0.001 मीटर। अब देखिए ये जो है इससे बड़ा है, 10⁻⁻1 10⁻³ से बड़ा है, 10⁻⁻1 ग्रेटर देन -3। क्यों, यहां देखिए 1000 में से एक हिस्सा मिल रहा है अगर किसी को दिया जाए तो, और यहाँ 10 में से ही एक हिस्सा मिल रहा है, इसलिए ये बड़ा है। और पॉइंट में भी देखेंगे, देखिए 1, 10,000, ये 1, 10, 100 देख रहे हैं, ये किस पोजीशन पर डेसिमल है इसका, और इसका देखिए पहले ही पोजीशन पर डेसिमल है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा, कैसे और जान सकते हैं, इसे एक बनाने के लिए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1, तब जाकर तो ये 1 होगा इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू अगर 1 लाना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 0.001 है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 1 आएगा, तो इसलिए ये बड़ा है, ठीक है। वो तो ऐसे ही है, लेकिन ये देखिए हाइड्रोजन का एटम का साइज कितना छोटा है। ये देखिए चींटी इतनी छोटी है, इससे न जाने कितना छोटा है हाइड्रोजन एटम का साइज। तो ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कुछ है जो भी चैप्टर में उसको पढ़ाया जाएगा। और उसमें बचा क्या, अवोगाद्रो नंबर है कुछ, और ऐसे कुछ है, और जो भी टॉपिक है उसको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए।